हाँ, तो हम बात कर रहे थे, अभी सबको आवाज आ रही है? ओके। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे संचय, जो षट क्रिया काल के, मेनली आपको 2 पॉइंट पर जोर देना है अभी, जो कल वाला डाउट था उसको समझने के लिए, संचय और प्रकोप। तो संचय में जैसे कि बोलते हैं कि हेमंत ऋतु में कफ का संचय होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले बॉडी में बिल्कुल कफ नहीं था, कफ था। जो कफ था, संचय के द्वारा उस कफ में क्या होगा, धीरे धीरे वृद्धि होगी, धीरे धीरे उस कफ में वृद्धि होगी। और एक चीज आपने सुनी होगी, प्रसर। प्रसर में क्या होता है, दोष जो होते हैं वो अपने स्थान से निकल जाते हैं, निकलकर दूसरी जगह पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो अवस्था संचय के बाद नहीं आती, वो अवस्था आती है प्रकोप के बाद। यानी कि अभी भी क्लियर नहीं है? आवाज नहीं आ रही है क्या? ओके। तो जब प्रसर अवस्था की बात करते हैं, प्रसर में होता क्या है कि दोष अपने स्थान से निकलकर दूसरी जगह जा रहे हैं। तो सिंपल सा, वृद्धि और प्रकोप को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो वृद्धि है, उस दोष की वृद्धि तो उसी स्थान पर होगी। जैसे कि वात का स्थान है कहाँ, पक्वाशय, उसी स्थान पर अगर वात की वृद्धि हो रही है तो उसको वात वृद्धि बोलेंगे। लेकिन अगर अपन बोल रहे हैं कि वात का प्रकोप हो रहा है, प्रकोप का मतलब कि वायु ने जो अपना प्राकृत स्थान था वो छोड़कर वो दूसरी जगह जा रही है, तो प्रकोप बोलेंगे। ये जो मेन डिफरेंस होता है वृद्धि और प्रकोप में, ये रहेगा। प्रकोप में दोष अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह जाएगा, और वृद्धि में उसी स्थान पर उस दोष की वृद्धि होगी। अभी सबको क्लियर है कल वाली बात? किसने पूछा था ये डाउट कल? प्रकोप, प्रकोप का जो लास्ट स्टेज होता है, जैसे इनमें बहुत कम कम डिफरेंस होता है, संचय, प्रकोप, प्रसर, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो जो प्रकोप होता है वहीं से इनिशिएट हो जाता है दोषों का गमन करना। प्रसर में वो पहुंच जाते हैं स्थान संचय पे, वो वहां पे अपनी जगह बना लेते हैं। जब षट क्रिया काल आएगा ना, शायद अभी कुछ ही क्लास बाद आ जाएगा, तब आपको क्लियर होगा। लेकिन अभी आप ये, और अभी जैसे अभी ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, दोष गति, इसके अंदर भी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि वृद्धि क्या है और प्रकोप क्या है। इसका नेक्स्ट जो पेज आएगा उसके अंदर, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वात, पित्त, कफ, तीनों दोषों का अपना विशेष स्थान है। क्या क्या? वात के लिए स्थान बता दिया कि वात का स्थान क्या है, पक्वाशय व गुद। पित्त का स्थान जो है वो आमाशय, और कफ का स्थान है वो उरप प्रदेश है। अब ये स्थान बताए किसने? ये स्थान बताए आचार्य चरक ने। चरक सूत्र 20 महारोग अध्याय के अंदर आचार्य चरक ने इनकी बात की है। कुछ कुछ के अंदर डिफरेंस आता है, कई आचार्य कफ का स्थान भी आमाशय बताते हैं, तो आपको चरक का याद रखना है। अभी के लिए सेकंड ईयर के लिए आपको चरक का याद रखना है। तो इन स्थान पर दोष अपने अपने कार्य करते हैं। अपने अपने कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोष का ये क्या है, प्राकृत स्थान है। नेचर वाइज जो दोष हैं, वात, पित्त, कफ, वो इन्हीं स्थानों पर रहेंगे, तभी वो अपने प्राकृत कर्म करेंगे। अगर वो इन स्थानों से बाहर निकले तो क्या है, वो विकृति उत्पन्न करेंगे। जो मेन जो डोमिनेंसी की बात आई है वो इन्हीं स्थानों के लिए आई है। अब बात करते हैं कि दोष की गति क्या है। वो दो तरह की होती है। अब ये जो दो पॉइंट हैं, इनको अच्छे से समझना। दोष की गति दो प्रकार की। गति के अंदर उन्होंने बोला कि अगर दोष अपने स्थान से हटकर अन्यत्र गमन करेगा, तो यहाँ तो बोल देंगे कि दोष का प्रकोप हो रहा है। और दोष अपनी साम्यावस्था से कम हुआ तो दोष का क्षय हो रहा है, और अगर अधिक हो रहा है तो दोष की वृद्धि हो रही है। थोड़ा क्लियर हो रहा है? वृद्धि और प्रकोप। प्रकोप यानी कि अपने स्थान से हटके दूसरी जगह गया। वृद्धि या क्षय की बात कब करते हैं? जब उसकी जो साम्यावस्था है उससे उसका जो अमाउंट है वो कम हो रहा है। यानी कि जैसे बोल दिया कि पित्त इतनी मात्रा में होना चाहिए, अगर उस मात्रा से कम हुआ तो पित्त का क्षय हुआ, उस मात्रा से बढ़ा तो पित्त की वृद्धि हुई। लेकिन अगर वही बढ़ा हुआ पित्त और ज्यादा बढ़ बढ़ के अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे कि पित्त का प्रकोप हुआ है। तो प्रकोप में अपना स्थान छोड़ देगा और
क्षय और वृद्धि में रहेगा वहीं, लेकिन उसकी मात्रा में क्या आएगी, या तो कमी होगी या बढ़ेगा। प्रकोप में भी हमेशा रहेगी, जो मात्रा है वो बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन वो मात्रा इतनी बढ़ जाती है, जैसे इन्होंने कल एग्जाम्पल से समझाया था कि एक पॉट में अगर वाटर बढ़ते हैं, बस वही समझ लीजिए आप कि अगर उसमें एक लिमिट तक पानी बढ़ रहे हैं यानी कि उसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन अगर जब वो आउटफ्लो होने लग जाए यानी कि उस पॉट से बाहर निकलने लग जाए, यानी कि उसका प्रकोप हो रहा है। तो ये सिंपल सा है इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए। फिर बात करते हैं कि दोष की जो है गति है। पहले दो प्रकार की गति बता दी कि दो प्रकार की गति में क्षय वृद्धि को एक के अंदर मान लिया यानी कि इस वाले में, और प्रकोप वाला जो जा रहा है उसको अलग मान लिया। अब यहाँ पे त्रिविध गति भी बताइए। त्रिविध गति कैसे बताइए, अवस्था के आधार पर। अगर क्षय गति कैसी होगी, वृद्धि की गति कैसी होगी और समावस्था कैसी होगी, उनके आधार पर सारी गतियां बताई हैं। जैसे कि क्षय गति में क्या बोला है कि प्रत्येक दोष अपने अपने स्वाभाविक स्थान पर, जो ये स्वाभाविक स्थान अपन ने देखे हैं ये वाले, इन स्थान पर सम प्रमाण में रहते हुए कार्य करते हैं। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है कि अपने स्वाभाविक स्थान पर रह रहा है, सम प्रमाण में अपना सामान्य कार्य कर रहा है। यदि दोष के गुण धर्मों के विपरीत, जैसे कि वात को प्रकोपित करने वाला रुक्ष शीत आहार विहार होता है, अगर उसको छोड़ करके स्निग्ध और उष्ण आहार विहार का सेवन किया जाए तो वात का धीरे धीरे क्या होने लगेगा, क्षय होने लगेगा। कफ की क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। तो यदि दोष के गुण धर्मों के विपरीत आहार विहार का सेवन किया जाए तो दोष अपने स्थान पर ही, देखना, अपने स्थान पर ही प्रमाण से कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या बोल सकते हैं, अपने स्थान पर ही प्रमाण से बढ़ जाएगा, तो वो वृद्धि हुई, जिससे दोष विशेष के कार्यों का ह्रास होगा। यानी कि जो नॉर्मल कार्य थे, जिसके मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्षय होने पर जो उसके जो, जैसे वात वृद्धि वात क्षय में भी पूछा था शायद आप लोगों ने, क्षय का मतलब क्या है कि जो उसके कार्य थे, सामान्य जो कार्य हैं वायु के, वो वायु नहीं कर पाएगी, क्योंकि वायु खुद के अमाउंट से भी क्या हो गई, कम हो गई, या पित्त खुद के प्रमाण से कम हो गया। तो जो उसके सामान्य कार्य करने के लिए जो सामान्य प्रमाण आवश्यक होता है, अगर वो उससे कम हुआ तो उसके कार्यों में क्या आएगी, कमी आएगी, और उसी को क्या बोल दिया, उसकी क्षय गति बोल दिया। जैसे कि ज्वर है, ज्वर में क्या होता है, जो पाचक पित्त है वो अपना स्थान छोड़ के बाहर चला जाता है। तो ज्वर में जो पाचक पित्त की क्षय गति यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि वो जो अपना काम, जब पाचक पित्त अपने स्थान में रहेगा तो ही अपना काम करेगा। लेकिन अगर, ये एग्जाम्पल सभी के लिए है, पूरी दोष गति के लिए, लेकिन अगर वो अपने स्थान से बाहर चला गया तो जब पाच अग्नि को बढ़ाने वाला पाचक पित्त ही होता है, जब पाचक पित्त ही वहां से चला गया तो अग्नि कैसी हो जाएगी, मांद्य हो जाएगी। अग्नि मांद्य होते ही क्या होगा, आम की उत्पत्ति होगी, और आम की उत्पत्ति होती और क्या होगा, ज्वर का वेग तीव्र से तीव्रतर होता जाएगा। फिर बात करते हैं वृद्धि की गति। वृद्धि गति क्या है, दोष दूष्य व अग्नि के समान गुण धर्मी वाले आहार विहार का सेवन। जैसे कि दोष को बढ़ाने वाला, चाहे वो वात की बात करें, चाहे पित्त की बात करें, चाहे कफ की बात करें, जो किसी भी दोष दूष्य को बढ़ाने वाले आहार विहार का अगर लगातार सेवन करेंगे तो क्या होगा, उसकी वृद्धि देखने को मिलेगी, उसकी वृद्धि होगी, जिससे एक दोष की तो वृद्धि होगी, वह एक का क्या होगा, क्षय होगा। जिसके आपको पहले भी बताया गया है कि अगर वात का क्षय हो रहा है इसका मतलब क्या है, कफ की वृद्धि हो रही है, या कफ का क्षय हो रहा है, जैसे स्थौल्य और कृष्णा, इनमें यही होता है। स्थौल्य में कफ की वृद्धि हो जाती है, वात का क्षय हो जाता है। कृष्णा में वात की वृद्धि हो जाती है, कफ का क्षय हो जाता है। तो जिससे एक दोष की तो वृद्धि हो जाएगी और एक का ह्रास हो जाएगा। जैसे कि व्यायाम से उर स्थित कफ का क्या होता है, क्षय। व्यायाम करेंगे तो उर नहीं, पूरी बॉडी का ही कफ क्या होता है, कम होता है, और वहां पे क्या होती है, वायु की वृद्धि होती है। तो ये क्या हो गई, वृद्धि गति। वृद्धि गति में क्या हो रहा है, एक दोष तो बढ़ेगा, दूसरा कम होगा। और वो बढ़ने वाले दोष के, लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो दोष अपन बढ़ाना चाहते हैं उसी के जैसा क्या करना रहेगा, दोष दूष्य को बढ़ाने वाले आहार विहार का सेवन करना पड़ेगा। सम अवस्था मतलब दोष को अपने स्थान पर सम प्रमाण में रखना, यानी कि पित्त अपने आमाशय में अपने सामान्य जो प्रमाण है उसमें है, कफ उर प्रदेश में है, वायु पक्वाशय में है, तीनों ही एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो क्या हो गई, उसकी
सम अवस्था हो गई। फिर उसके बाद दिशा के अनुसार दोष की गति कैसी होती है? दिशा के अनुसार दोष की गति कैसी? ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक गमन। जैसे कि आपने रक्त पित्त के बारे में सुना होगा। रक्त पित्त के भेद होते हैं कितने? 3, गति के आधार पर। ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधोक रक्तपित्त और उभयग रक्तपित्त। तो ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो ऊपर के जो जैसे कि माउथ से हुई, आईज से, ईयर से, इनसे होनी होती है, या नोज ब्लीडिंग, मेनली जो अपन रक्तपित्त समझते हैं वो नोज ब्लीडिंग से समझते हैं, तो इनसे होगी, उसको क्या बोल दिया? ऊर्ध्व रक्तपित्त। अधोक रक्तपित्त यानी कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो तो या तो एनस के थ्रू हो रही है या यूरिन के थ्रू हो रही है, उसको अधोक रक्तपित्त बोल दिया। और उभयक रक्तपित्त, उसमें माउथ से भी ब्लीडिंग हो रही है, नोज ब्लीडिंग भी हो रही है, एनल ब्लीडिंग भी हो रही है और यूरिन के थ्रू भी ब्लीडिंग हो रही है, उसको उभयक रक्तपित्त बोल दिया। अब सिंपल सी बात, रक्तपित्त में क्या दोष होते हैं? रक्त और पित्त, ये दो दोष हैं, नाम से ही क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, अगर वो दूषित पित्त, रक्त पित्त में मेनली होता क्या है? दूषित पित्त। अगर वो दूषित पित्त ऊपर से निकल रहा है तो उसको ऊर्ध्वगति बोल दी। अगर वो दूषित पित्त नीचे से निकल रहा है ब्लड के थ्रू तो उसको अधोगति बोल दिया। और अगर वो सभी तरफ से निकल रहा है तो उसको क्या बोल दिया? तिर्यक गति बोल दिया। तो ऊर्ध्वगति में क्या होता है, दोष ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर की तरफ से निकलते हैं, चाहे वो माउथ से निकले, चाहे नोज से, चाहे आईज से, ईयर से। 7 छिद्र होते हैं अपने सिर में, उनके थ्रू रक्तपित्त में ब्लीडिंग होती है, तो उसको ऊर्ध्वक रक्तपित्त बोला जाता है। तो दोष ऊर्ध्वगामी होकर ऊर्ध्व अवस्थाओं में रोग उत्पन्न, ऊर्ध्व अवयवों में रोग उत्पन्न करते तो उसको क्या बोल दिया? ऊर्ध्व गति बोल दिया। जैसे कि एग्जाम्पल भी दे दिया कि रक्तपित्त व सर्दी में, सर्दी में भी क्या होता है, जो आमाशय के अंदर जो भी जैसे फूड पॉइजनिंग के कारण जो भी आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर जो भी फूड वेस्ट मटेरियल, जो भी फूड पड़ा हुआ है वो ऊपर की तरफ से निकलता है, तो उसको क्या बोल दिया? सर्दी बोल दिया। अगर वही जो फूड है जिसका ढंग से पाचन नहीं हुआ है वो नीचे से निकले या तो उसको क्या बोल देते हैं? अतिसार प्रवाहिका बोल देते हैं। तो ऊर्ध्वगति के लिए 2 नाम दे दिए एग्जाम्पल के तौर पर कि रक्तपित्त में ऊर्ध्वगति होती है, सर्दी में ऊर्ध्वगति होती है, वॉमिटिंग के अंदर ऊर्ध्वगति होती है। अधोगति, दोष का अधोगामी होकर दोषों ने अपनी गति किधर कर ली? नीचे की तरफ अधोगति कर रहे हैं अगर दोष, तो क्या है, वो अधोगत अवयवों में रोग उत्पन्न करेंगे। तो जैसे कौन कौन से रोगों में? अतिसार में, प्रवाहिका में, ग्रहणी रोग में क्या होता है? लूज मोशन हो जाते हैं। तो इसलिए जो दोष हैं, दूषित दोष हैं, वो अगर एनस के थ्रू बाहर निकल रहे हैं तो उसको क्या बोल दिया? अधोगति बोल दिया। तिर्यक गमन, दोनों तरफ से निकल रहे हैं यानी कि तिर्यक गति करना। जैसे कि कोष्ठ के चारों तरफ दोनों का भ्रमण, कोष्ठ के चारों तरफ यानी कि ऊर्ध्व से भी हो रहा है, अधो से भी हो रहा है, तो उसको क्या बोल दिया? तिर्यक गमन बोल दिया। अब ज्वर के लिए, ज्वर यहाँ पे क्यों लिखा है? ज्वर इन्होंने यूं लिखा है कि ज्वर ऐसे सुना है आपने कि ऊपर के हिस्से में बुखार आ रहा है, या पैरों में बुखार आ रहा है, या एक हाथ में बुखार आ रहा है। बुखार तो पूरी बॉडी में आता है, फीवर तो पूरी बॉडी में आता है, तो उसमें जो अग्नि की गति बोले वो तिर्यक हो जाती है। जो अग्नि है वो अपना स्थान छोड़ करके पूरी बॉडी में फैलती है, इसीलिए क्या बोलते हैं? उसको ज्वर बोलते हैं। तिर्यक रक्तपित्त बोले या उभयज रक्तपित्त, जो अभी बताया मैंने, उसमें क्या है, ऊपर के मार्ग से भी दोष निकलेंगे और नीचे के मार्ग से भी निकलेंगे, तो उसको क्या बोल दिया? तिर्यक रक्तपित्त बोल दिया। फिर 2 गति और बताएंगे, द्विविध गति। ये अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया था दोष की गति कैसे कैसे होगी उस आधार पर। तो 2 गति, जैसे कि ज्वर में भी बताते हैं, ज्वर की भी गति के आधार पर ज्वर 2 प्रकार का, प्राकृत और वैकृत। सॉरी, ज्वर के लिए नहीं, जो सामान्य दोष की अवस्था होती है उसके आधार पर। तो उसमें प्राकृत और वैकृत 2 गति हो गई। सम अवस्था में रहकर अगर सभी दोष अपना सारा काम कर रहे हैं तो उसको प्राकृत गति बोल दिया। जैसे कि वायु का सामान्य कर्म क्या है? शारीरिक चेष्टा, जो भी कर्म है, जैसे वाक प्रवृत्ति अभी मैं बोल रही हूँ तो वो उदान वायु के कारण बोल रही हूँ। चलाने में हेल्प व्यान वायु करेगी, श्वसन क्रिया में हेल्प प्राण वायु करेगी। तो ये जो सारी जो नॉर्मल जो काम है वो वायु करा रही है, जो सारी शारीरिक चेष्टा है वो प्राकृत वायु कराएगी। तो अगर वायु अपनी सम अवस्था में है तो अपने को सभी प्राकृत कार्यों में वो हेल्प करेगी। तो वायु का प्राकृत कर्म क्या हो गया? शारीरिक चेष्टा। पित्त का प्राकृत कर्म आहार का पाचन,
और कफ का प्राकृत कर्म क्या हो गया, शरीर को बल प्रदान करना। लेकिन अगर इन्हीं में विकृति हो जाए, किस किस में, वात में, पित्त में, कफ में, अगर इन्हीं में विकृति हो जाए, विकृति क्या वो होगी, जब अपन निदान का सेवन करेंगे। तो मिथ्या आहार विहार से अगर अपन निदान का सेवन कर रहे हैं, मिथ्या आहार विहार कर रहे हैं, यानी कि निदान सेवन कर रहे हैं वात पित्त कफ को दूषित करने वाले, तो वायु क्या करेगा, वातज रोग को उत्पन्न करेगा। पित्त क्या करेगा, पित्तजन्य रोग उत्पन्न करेगा। कफ क्या करेगा, कफजन्य रोग उत्पन्न करेगा। यानी कि जो लिखा हुआ है अलग अलग शब्द, लेकिन तीनों का मतलब यही है कि वायु वाला वातज रोग उत्पन्न करेगा, पित्त वाला पित्तजन्य रोग उत्पन्न करेगा, कफ वाला विकृत कफ मल या कफजन्य रोग उत्पन्न करेगा। तो ये आज आप अपने दो टॉपिक क्लियर होते हैं। एक तो ये गति वाला टॉपिक क्लियर हुआ, और एक और पढ़ा इससे पहले, आवरण से पहले। तो ये आपके दो टॉपिक हो गए। आवरण अपन कल की क्लास में बात करेंगे, और कल की क्लास के लिए आपको पहले बता दिया जाएगा कि कल क्लास होगी या नहीं, वो मैं आपको सुबह मॉर्निंग तक बता दूंगी। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट